हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे न्यायिक सुधार के बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने भारत में न्यायिक क्षेत्र में क्या बदलाव किए, क्या सुधार किए। तो मुगलों के पतन के बाद और ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब यहाँ पर प्रशासन उसके हाथ में आने के बाद में हमने पढ़ा कि मुगलों के पतन की वजह से न्यायिक व्यवस्था में बहुत कमियां आ गई थी। न्याय मिलना लोगों के लिए दुष्कर हो गया था। उसके बाद अंग्रेजों का शासन शुरू होता है, तो उन्होंने किस प्रकार से न्याय के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया। पहले वो इससे बच रहे थे क्योंकि इसमें इनको कोई इनकम नहीं होती थी, उनको तो इनकम से मतलब था। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्र उनके हाथ आते गए तो फिर इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इनको ये करना चाहिए, तो इनको करना पड़ा इस बारे में। तो इसमें उन्होंने पढ़ा था कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में धीरे धीरे किस प्रकार इन लोगों ने जो है न्याय के क्षेत्र में नए नए कानून बनाना, अदालतें बनाना, सदर, दीवानी, फौजदारी, है ना, ये इस बारे में हमने कल चर्चा की। फिर हमने बात की कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों की, जो 1768 में आया। उसने न्याय के क्षेत्र में क्या क्या नए बदलाव किए, क्या नई चीज़ें लागू की। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट की 1813 से लेकर 1823 के मध्य न्यायिक प्रणाली में क्या बदलाव किए गए, क्या संशोधन किए गए। तो उदारवादी सुधारकों में जेम्स मिल उल्लेखनीय थे। जेम्स मिल है जो उदार लिबरल विचारधारा रखने वाला सुधारक था। ये कॉर्नवालिस की न्याय प्रणाली को उचित नहीं मानते थे। तो जो है जेम्स मिल का मानना था कि जो कॉर्नवालिस ने जो न्याय प्रणाली लागू की है वो उचित नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश न्याय प्रणाली के सभी दोष भारतीय न्याय प्रणाली में आ गए। यानी ब्रिटेन के अंदर जो न्याय प्रणाली थी वो उसने कॉर्नवालिस ने यहाँ लागू की, तो इसकी वजह से जो वहाँ कमियाँ थी, दोष थी, वो भारत में भी आ गए हैं। 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। उसने प्रचलित व्यवस्था में संशोधन किया, जो कॉर्नवालिस ने लागू की थी या जो पहले से थी उसमें बदलाव किया। उसने 1814 ईस्वी में प्रत्येक थाने में एक मुंसिफ को नियुक्त किया, प्रत्येक जिले में एक सदर अमीन को नियुक्त किया, और सदर अमीन के निर्णय के विरुद्ध अपील दीवानी अदालत में जो करने की व्यवस्था की, तथा यहाँ से अपील जो है प्रांतीय न्यायालय में की जा सकती थी। तो वही जैसे वर्तमान में होता है, जिले की अदालत से आप राज्य के हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाओ, अगर अपील आपको लगता है कि न्याय नहीं मिला, तो इसी प्रकार इसने भी ऊपर की अदालतों में जाने की व्यवस्था की। लॉर्ड हेस्टिंग ने कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के पद को पुनः मिला दिया। जो कॉर्नवालिस ने अलग अलग कर दिया, काम अलग अलग दे दिया था, अभी वापस दोनों को, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर का पद मिला दिया। उसने मद्रास व बम्बई में भारतीय जजों के वेतन में वृद्धि की। तो मद्रास के अंदर और बम्बई के अंदर जो भी जज थे, भारतीय जज, उनकी पेमेंट बढ़ाई गई ताकि वो ईमानदारी से काम कर सके। बहुत से लोगों की इंटेंशन होता है ज़्यादा धन कमाने के लिए, तो धन ज़्यादा कमाने के लिए फिर भ्रष्टाचार का लोग सहारा लेते हैं। तो इससे बचने के लिए पेमेंट बढ़ाने का बहुत से लोगों ने जो है तरीका अपना। हमने पढ़ा था कि सेकेंड ईयर में कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी बाजार व्यवस्था को सही रखने के लिए उन कर्मचारियों का पेमेंट बढ़ाया था ताकि वो भ्रष्टाचार नहीं करे। तो यहाँ पर भी पेमेंट बढ़ाया ताकि वो ईमानदारी से काम करें। अब बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के न्यायिक सुधारों की। बेंटिंग ने जो है इसने क्या क्या बदलाव किए। तो बेंटिंग के काल में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए गए। उसके आने के समय तक न्याय व्यवस्था में अनेक दोष थे, क्योंकि कंपनी ने अब भारत में विशाल क्षेत्र जो है प्राप्त कर लिया। यानी भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर कंपनी अब शासन करने लग गई है, तथा न्याय प्रशासन का मुख्यालय कलकत्ता में था। उस समय जो न्याय का जो सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं, हेड जो ऑफिस बोल सकते हैं, वो कलकत्ता में था। बेंटिंग ने न्यायिक सुधारों के द्वारा अपील एवं भ्रमण की 4 अदालतें समाप्त कर दी। जो जिन भ्रमणशील अदालतें थी 4, उनको जो है इसने बंद कर दी, और साथ ही दंड विधान की कठोरता को भी कम किया। जो अपराधी को सजा देने में जो कठोरता बढ़ती जाती थी, उसमें उसने कमी करने का प्रयास किया। ये सुधार बेंथम की विचारधारा पर आधारित था। यानी कि जो दंड विधान में कठोरता कम करने का जो इसने प्रयास किया, वो बेंथम जो है कानूनी थी, उसकी विचारधारा पर आधारित था। इसमें क्या था, इसमें यह था कि अपराधी को सजा सुधारने के लिए देनी चाहिए, ना कि अपराधी को बदला लेने की भावना से देनी चाहिए। उसने कलेक्टरों को लगान संबंधी मामले सुलझाने के अधिकार दिए। 1831 में इसने जिला व सत्र न्यायालय स्थापित किए, तथा आगरा में ही अपील अदालत की स्थापना की। इसी उद्देश्य से इलाहाबाद में सदर और दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना की। अदालतों में फारसी भाषा के स्थान पर प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा।
और बंगाल की जूरी प्रणाली, जूरी जिसमें जूरी बैठ कर न्याय करती थी, बंगाल में जूरी प्रणाली की आरंभ इसने की है बेंटिंक ने, ताकि जूरी के रूप में भारतीयों की मदद प्राप्त की जा सके। तो जूरी के मेंबर जो है वो भारतीय भी होते थे, इसलिए भारतीयों की हेल्प ली गई। न्याय के क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों को उत्साह से लागू करने में मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। तो मैकाले है जो ये कानूनी विशेषज्ञ है, इसने भी अपना योगदान दिया। बेंटिंक के समय इसको बनाया गया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश नागरिकों को भारत में संपत्ति खरीदने व बेचने का पूर्ण अधिकार दिया गया था। बेंटिंक ने विधि आयोग का अध्यक्ष जो मैकाले को बनाया, विधि कानून आयोग बनाया जिसका अध्यक्ष मैकाले को बनाया। मैकाले की सबसे अधिक सफलता उसकी नई दंड संहिता थी जो कानून आयोग का अध्यक्ष था, जिसमें सुधार ला करके उसे सरल और उपयोगी बनाया जा सकता था। इसलिए मैकाले की जो विधि आयोग की जो व्यवस्था थी। फिर ये बेंटिंक के बाद न्यायिक सुधार यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद क्या क्या कानून में बदलाव किया गया। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में, लॉर्ड डलहौजी जिसने हमने गोद निषेध प्रथा वाला पढ़ा था वो, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में दूसरा विधि आयोग बनाया। पहला बेंटिंक के समय बना है मैकाले जिसका अध्यक्ष था, अब ये दूसरा विधि आयोग बना है। इसके परिणाम स्वरूप 1859 से लेकर 61 के बीच दंड विधि, सिविल कार्य विधि, दंड प्रक्रिया पारित की गई। इन सुधारों से संपूर्ण भारत में एक विधि प्रणाली प्रदान की, यानी पूरे भारत में एक कानून व्यवस्था स्थापित की गई, मतलब सभी जगह समान कानून, जिससे भारतीय न्याय प्रणाली ब्रिटिश न्याय प्रणाली के अनुकूल होती गई। मतलब जैसे ब्रिटेन की न्याय प्रणाली थी वैसी भारतीय होती गई। 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना, परीक्षा में पूछ जाता है कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। 1861 में ये 3 बने अभी है ना, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के अंदर। 1866 में एक उच्च न्यायालय आगरा में भी स्थापित किया गया, जिसे 1875 में इलाहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब आगरा से इलाहाबाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाद में लाहौर और पटना में भी जो उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो इस न्याय प्रणाली में अंतिम महत्वपूर्ण सुधार, तो ये सुधार होते गए। सबसे महत्वपूर्ण आगे बड़ा सुधार हुआ 1935 के अधिनियम में। तो 1935 में किया गया जब संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसने उच्चतम न्यायालय का स्थान ग्रहण कर लिया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने लंदन की प्रिवी काउंसिल में की जा सकती। मतलब ये जो दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया है, उच्चतम न्यायालय बनाया है, ये सबसे ऊपर इसको रखा गया। और इसके विरुद्ध भी किसी को अपील करनी है, जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति के पास की जाती है, तो उस समय लंदन में जो प्रिवी काउंसिल थी, यानी जो लंदन के अंदर जो पूरा व्यापार में भारत के मामले को जो देखा जाता था प्रिवी काउंसिल द्वारा, तो उसके सामने अपील की जा सकती थी न्याय प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार भारतीय न्याय प्रणाली पूर्ण रूप से पाश्चात्य न्याय प्रणाली बन गई, यानी इंग्लैंड के नियम, कायदे, कानून यहाँ पूरी तरह से लागू हो गए थे। तो ये हमने पढ़ी अंग्रेजों द्वारा भारत में न्याय प्रणाली जुडिशरी सिस्टम में जो लागू किया गया, जो सुधार किए गए उसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एजुकेशन रिफॉर्म, शिक्षा में सुधार में जो उसने किया वो कार्य हम उसमें पढ़ेंगे।